हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के न्यूज़ में, जहां पर टॉपिक है सुशीला कार्की स्worn इन एज नेपाल्स फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। इसको डिस्कस करने के साथ यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस क्वेश्चन आंसर्स को भी हम प्रैक्टिस करते हैं। तो इन सब का नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में अपलोड किया हुआ मिल जाएगा। ज़रूरत हो तो वहां से आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए और इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले हम इस न्यूज़ के बैकग्राउंड को देख लेते हैं। सुशीला कार्की जो 73 इयर्स की है और नेपाल की फॉर्मर चीफ जस्टिस भी रही। तो ये बेसिकली जुडिशियल इंडिपेंडेंस को बनाए रखने और प्रोटेस्टर्स का सपोर्ट करने के लिए जानी जाती हैं। इन्होंने नेपाल की पहली महिला पीएम के रूप में शपथ लिया है। इसके बाद है पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। नेपाल के प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल ने संसद भंग किया है और इस स्टेप को जनरेशन जेड प्रोटेस्टर्स के डिमांड को पूरा करने के रूप में देखा जा रहा है। सुशीला कार्की की नियुक्ति काफी टाइम से चल रही है, जो पॉलिटिकल अनरेस्ट और रिफॉर्म्स के डिमांड्स के बाद हुई है। अब हम बात करते हैं न्यू पीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। तो एक नए कैबिनेट की नियुक्ति करनी होती है, आने वाले जो इलेक्शंस है उन पर नजर रखना है और पॉलिटिकल चेंजेस के दौरान स्टेबिलिटी इंश्योर करना। अब इसकी टॉप प्रायोरिटीज को भी जान लेते हैं। 8 सितंबर के इंसिडेंट को लेकर इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो अटैक्स वगैरह होते हैं उनका सलूशन निकालना, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत करना और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में ट्रस्ट को रीबिल्ड करना। अब हम आते हैं इसके सिग्निफिकेंस की ओर। नेपाल में पहली महिला पीएम बनना ये एक हिस्टोरिक मोमेंट ही है और साउथ एशिया में वुमेन एम्पावरमेंट का प्रतीक भी है। इससे क्या होगा कि ज़्यादा इंक्लूसिव और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस मॉडल लाने का एक्सपेक्टेशंस है। तो अब आने वाले चैलेंजेस क्या होंगे उसको भी हम थोड़ा जान लेते हैं। और ये ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई किसी पद की जिम्मेदारी लेता है तो चैलेंजेस तो होंगे ही। तो पहला पॉइंट है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को मैनेज करना, यूथ्स में होने वाले प्रोटेस्ट और डिमांड से डील करना। फिर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव रोल के बीच बैलेंस बनाए रखना है। तो चलिए, ये सब तो न्यूज़ को हमने डिस्कस कर लिया है। अब आगे प्रीलिम्स की प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स को भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली नेपाल की फर्स्ट महिला पीएम कौन बनी है? और वो है ऑप्शन बी, सुशीला कार्की। इसके बाद है नेपाल के बारे में इन स्टेटमेंट्स पर आपको विचार करना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए 1 एंड 2 ये करेक्ट है। फिर है नेपाल के प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है जिन्होंने संसद भंग किया? और उनका नाम है ऑप्शन सी, रामचंद्र पौडेल। अब हम मेंस के क्वेश्चन आंसर्स को भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, साउथ एशियन पॉलिटिक्स एंड वुमेन एम्पावरमेंट के अकॉर्डिंग नेपाल की पहली महिला पीएम के रूप में सुशीला कार्की की नियुक्ति पर डिस्कस करना है। इसको थोड़ा पॉइंट वाइज हम देख लेते हैं। हिस्टोरिक माइलस्टोन, फर्स्ट वुमेन पीएम ऑफ नेपाल, रीजनल इम्पैक्ट, साउथ एशिया में महिलाओं के पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को बढ़ावा मिलेगा। सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस, फॉर्मर चीफ जस्टिस, इससे इंटीग्रिटी और रूल ऑफ लॉ की इमेज को मजबूती मिलेगी। चैलेंजेस देखा जाए तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वायलेंट प्रोटेस्ट ईटीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेजाइल यानी इजीली डैमेज या ब्रेक हो जाने वाली डेमोक्रेसीज में लीडरशिप ट्रांजिशन किस तरह से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मजबूत बना सकता है? और इसका आंसर आपको नेपाल में जो इंसिडेंट हुआ है उसके रेफरेंस में क्लियर एक्सप्लेन करना होगा। इसको भी हम पॉइंट्स में ही समझते हैं। लीडरशिप ट्रांजिशंस वो इंस्टीट्यूशनल रेसिलियंस का टेस्ट लेता है। संसद भंग होने के बाद सुशीला कार्की की नियुक्ति एक वर्ल्ड टू पॉलिटिकल क्राइसिस की और इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स। क्राइसिस के टाइम में रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के इम्पोर्टेंस को शो करता है। इसके बाद है पीसफुल तरीके से अगर डील किया जाए तो डेमोक्रेसी में जनता का जो ट्रस्ट है वो बढ़ता है। इंडियाज पर्सपेक्टिव से देखें तो नेपाल में स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट इंडिया के नेबरहुड पॉलिसी के लिए। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। साउथ एशिया में महिलाओं द्वारा लीडरशिप कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये अभी भी एक एक्सेप्शन बना हुआ है। तो इसको नेपाल की फर्स्ट वुमेन पीएम के रेफरेंस में डिस्कस करना है। ये भी पॉइंट वाइज ही है।
साउथ एशिया जहाँ पर वुमेन लीडर्स रही, इंदिरा गांधी इंडिया से, शेख हसीना बांग्लादेश से, सिरिमाओ भंडारनायके श्रीलंका से। लेकिन फिर भी पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन अभी भी कम ही है। वैसे तो सुशीला कार्की की नियुक्ति नेपाल के लिए एक बड़ी सफलता है, लेकिन ये इस बात पर भी हाइलाइटेड है कि ऐसे इवेंट्स बहुत ही रेयर होते हैं। और आगे इसका कंक्लूजन कहता है कि सिंबॉलिक प्रोग्रेस के बाद इंक्लूसिव डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए जाने चाहिए। तो ये हमने मेंस के कुछ शॉर्ट टाइप आंसर्स आपको बताया है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसी को आपको लिखना है। आप चाहे तो अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। हमने सिर्फ एक तरीका बताया आपको। और फिर भी अगर आपको लॉन्ग टाइप आंसर्स चाहिए तो हम वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बस हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर हमारे न्यूज़ को समझाने का तरीका या फिर प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करना आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।